बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागली। इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें आज हम कैपेसिटर के मुतालिक अंडरस्टैंड करेंगे। कैपेसिटर चूँकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं इसके दो लेक्चर करूँगा। आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर की डेफिनीशन, उसकी कंस्ट्रक्शन और फिर इसके अंदर इसकी जो इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, उसके मुताबिक बात करेंगे। कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वगैरह, ये आज के लेक्चर में करेंगे। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कैपेसिटर क्या होता है, अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें। A capacitor is a two-terminal passive electronic component and which is used to store electric potential energy in the form of electric field intensity due to electric charge। ये एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। इट्स टू टर्मिनल कंपोनेंट, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। इट्स अ पैसिव कंपोनेंट। पैसिव का मतलब ये है कि ये एक होता है एक्टिव कंपोनेंट सर्किट के अंदर। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब हम बात करते हैं तो कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं या पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे ईएमएफ के सोर्सेज हो गए तो वो सर्किट को एनर्जी देते हैं, खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ईएमएफ सोर्सेज होते हैं, उनको एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। जबकि कैपेसिटर कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर कर लेता है, वही एनर्जी वो सर्किट को सप्लाई कर सकता है, बट खुद से ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो इट्स अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। एंड दैट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन किस वजह से स्टोर करता है? चार्ज के ज़रिए से स्टोर करता है। सो इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, चूँकि जैसे यहाँ पे मैंने कहा है कि ये टू टर्मिनल कंपोनेंट है, तो इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं और एक टर्मिनल एक प्लेट्स के साथ जुड़ा होता है, दूसरा टर्मिनल दूसरे प्लेट्स के साथ जुड़ा होता है, और फिर आगे जाकर हम उसे सर्किट में लगा सकते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो इसमें क्या क्या होता है, टू मेटल प्लेट्स होती हैं। कौन सा मेटल है कौन सा नहीं है इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेटल प्लेट्स हैं दोनों सेम मेटल की, और इनमें इंसुलेशन होती है। लाइक ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते कंडक्टिंग पाथ के ज़रिए। सो दे आर इंसुलेटेड बाय आइदर वैक्यूम और डाई इलेक्ट्रिक। कोई डाई इलेक्ट्रिक होता है या उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई वैक्यूम यानी कुछ भी नहीं होता, मीन्स वैक्यूम होता है। बात करने का मतलब ये है कि वो मेटल प्लेट्स आपस में कनेक्टेड ना हो। तो उसकी कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें याद रखेंगे। दो मेटल प्लेट्स हैं और आपस में इंसुलेटेड हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी कंडक्टिंग पाथ। नाउ ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेटल प्लेट है और इसके सामने एक दूसरी मेटल प्लेट है, और इन दोनों के दरमियान या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या कुछ भी नहीं होगा। एंड देन जब मैं इसको सर्किट में लगाता हूँ तो सर्किट में ज़ाहिर है कोई रेजिस्टेंस होती है, और फिर यहाँ पे मैं की बना लेता हूँ। इनिशियली ये सर्किट जो है ओपन है, और यहाँ पर एक
एमीटर मैं बना लेता हूँ जिससे मुझे पता चले कि सर्किट में करंट है या नहीं है। एक सोर्स है बैटरी वो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ईएमएफ का सोर्स है। तो जैसे ही मैं ये की ऑन करूँगा क्या होगा, यहाँ पर चूँकि ये पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव साइड है, तो जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाता है तो इंस्टेंटली इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत जल्दी से ये चार्ज डेवलप होगा। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास आए, पीछे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचा। तो ये चार्ज बड़ी तेज़ी से वहाँ पे डेवलप होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं कि इंस्टेंटली चार्ज एंड इंस्टेंटली डिस्चार्जेस। एक कैपेसिटर है वो इंस्टेंटली चार्ज होता है और इंस्टेंटली डिस्चार्ज होता है। अगर हम बैटरी हटा कर यहाँ पर कोई लोड लगा दें तो वही चार्ज दोबारा जल्दी से उसे निकल भी सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हुआ इतना नेगेटिव चार्ज इसके सामने वाली प्लेट्स पे होगा। तो ओवरऑल जो है नेट चार्ज किसी कैपेसिटर पे ऑन अ कैपेसिटर इज 0, चाहे ये चार्ज हो या अनचार्ज हो, लेकिन इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। जब ये चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाए, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है, और अगर उसको सर्किट में लगाएं तो डिस्चार्ज भी इंस्टेंटली होता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर ये एमीटर है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं। तो मैथमेटिकली इन चीज़ों को देखते हैं। एक तो इसमें एक सिंपल रूल यूज़ होगा कि Q यानी जो चार्ज इन प्लेट्स पे स्टोर हो रहा है, और दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू V, एंड दैट V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज एक साथ साथ डेवलप हो जाते हैं। इस सोर्स से इसको हमने चार्ज किया और इन दो के क्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हुआ। इसके ऊपर जो चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है, क्योंकि ये तब तक ये ट्रू रहेगा जब तक एक कांस्टेंट यहाँ पर हो, दैट इज़ C इज़ कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कैपेबिलिटी। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हर कैपेसिटर में अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो इस बात को यहाँ देखते हैं ग्राफ के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं Q और V के दरमियान ग्राफ बनाऊँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा अगर डायरेक्ट रिलेशन है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है that is Q divided by V, and that is called capacitance, and its symbol is C. So C is capacitance, और जैसा कि मैंने कहा it is capability to store charge. Now ये वोल्टेज चाहे जितनी भी ज़्यादा हो जाए अकॉर्डिंगली चार्ज भी उतना हो गया होगा, या चार्ज ज़्यादा हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उतनी हो गई होगी उन दोनों प्लेट्स के। मतलब दोनों एक साथ साथ बढ़ते हैं, एक साथ साथ कम होते हैं, इसलिए उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्लोप जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो कैपेसिटेंस जो है दैट इज़ द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी of a capacitor to store charge। चार्ज स्टोर करने की उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वोल्टेज जितना भी कर लें या चार्ज जितना भी हो जाए, कैपेसिटेंस को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ ना कि
चार्ज डबल हो गया तो साथ में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, तो टू पीर कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स कैपेसिटेंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस पे फ़र्क कैसे पड़ता है, किन चीज़ों से ये चेंज होता है, इसके लिए हम आगे इसका फार्मूला देखते हैं। लेकिन एक और ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, एंड दैट ग्राफ इज़ बिटवीन वोल्टेज एंड कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस एक स्ट्रेट लाइन इस तरह का ग्राफ होगा क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती चाहे वोल्टेज जितना भी करें। बिल्कुल इसी तरह अगर चार्ज और कैपेसिटेंस के दरमियान ग्राफ बनाऊँ तब भी वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू चार्ज, मीन्स कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी। तो कैपेसिटेंस क्यू और वी की वैल्यूज चेंज करने से चेंज नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि आप कैपेसिटर्स की ज्योमेट्री चेंज कर दें, जिन जिन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इतना याद हो कि कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं और इसका SI यूनिट जो है दैट इज़ फेराड। इसके लिए कैपिटल F सिंबल के तौर पे यूज़ होता है और एक फेराड जो है 1F इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। सो 1 कूलम पर वोल्ट ये जो है ये कैपेसिटेंस फेराड की इक्वल है। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट या फेराड इसका SI यूनिट है। यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एमीटर लगाया है, यहाँ पे रजिस्टर लगाया है। तो अगर हम बात करें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की, फिर हम कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं। पहले ये बात ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि इसका चार्जिंग का ग्राफ कैसे होगा और डिस्चार्जिंग वगैरह का। जैसे ही हम इसको सर्किट में लगाते हैं और इस पे चार्ज बिल्डअप होना शुरू होता है, तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ 0 से और ये टाइम है और इधर मैं लिख लेता हूँ जी चार्ज, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, जैसे ही आप इसको डिनोट करें, चूँकि ऑलरेडी मैंने कैपिटल क्यू लिखा था, ये लिख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सर्किट में लगाता हूँ, दो चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा कि वो जल्दी चार्ज होगा या वो ज़्यादा टाइम लेगा। एक इस सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस और दूसरा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो क्या होगा, इसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यानी मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इनकी वैल्यूज़ डिसाइड करती है कि ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा या कम टाइम में। तो उसको मैं लिख लेता हूँ टाइम कांस्टेंट T एंड दैट इज़ R टाइम्स C। R और C का प्रोडक्ट है, इसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है और इसका यूनिट जो है सेकेंड है। ज़ाहिर है ये टाइम है, तो ये लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओहम फेराड। तो ओहम फेराड सेकंड का यूनिट है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन देखा है पास्ट पेपर्स में कि ये पूछा गया था कि 1 हर्ट्ज़ इनमें से किस चीज़ की इक्वल है, तो ऑप्शंस में ये मौजूद था। चूँकि हर्ट्ज़ सेकंड का रेसिप्रोकल है तो आप ये लिख सकते हैं 1 सेकंड इनवर्स या सेकंड, तो चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट है तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 ओहम इनवर्स फेराड इनवर्स या 1 सीमन फेराड का ओहम इनवर्स को साइमन या सीमन ये भी कहा जाता है, एंड दैट इज़ F इनवर्स। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ओहम इनवर्स की जगह MHO भी लिखा जा सकता है। सो 1 हो फेराड इनवर्स। तो ये सारे मतलब है यूनिट्स इस टाइम कांस्टेंट की वजह से यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये टाइम कांस्टेंट क्या है और एक टाइम कांस्टेंट में कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरवल्स बना लेता हूँ, 2 3 4 5 चलते जाएं। ये एक RC है, फिर 2RC, फिर 3RC और चलते जाएं। ठीक है, अब अगर एक कैपेसिटर को जैसे ही आप स्विच क्लोज कर लेते हैं, सर्किट ऑन हो जाता है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, कैपेसिटेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे कि मैंने कहा वो यहाँ पे मैंने लिखा है। ये एक RC है, फिर उसका डबल लिया, ये है ट्रिपल 4 टर्म, ये इंटरवल्स मैंने बना लिए। जैसे ही कैपेसिटर ऑन होगा
1 RC का टाइम पूरा होगा तो उस कैपेसिटर के अंदर 63% ऑफ टोटल चार्ज जो है वो डेवलप हो जाए। टोटल चार्ज को लेट सपोज मैं Q0 कह देता हूँ, तो उसका 63% जो है वो एक टाइम कांस्टेंट में पूरा हो जाता है यहाँ तक। तो जैसे ही मैंने लगाया ये फ़ौरन यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। फिर अगले टाइम कांस्टेंट में ये मज़ीद कुछ चार्ज हो जाएगा और मज़ीद इस तरह चलते जाएंगे और ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होगा कि उसका स्लोप कम होता जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर चार्ज डेवलप हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चार्ज हो सकता है Q0। यहाँ पर मैं टोटल Q0 लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो Q0 कितने टाइम में होगा, तो 5 RC में, यानी आफ्टर 1 RC कितना टाइम, आफ्टर, या मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये जो मैं बार बार Q लिख रहा हूँ ये टोटल चार्ज नहीं है। टोटल चार्ज का पहले भी मैंने आपको कहा कि नेट चार्ज किसी कैपेसिटर पे ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होता है। लेकिन ये जो Q है ये या इस प्लेट का ले सकते हैं या इस प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अवेलेबल होते हैं। सो ये Q वो चार्ज है। और अब जैसा कि मैंने कहा आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, लाइक चार्जिंग का इस ग्राफ को अगर देखें तो ये फार्मूला बन जाता है Q = Q0। ये टोटल चार्ज जो किसी कैपेसिटर पे आ सकता है Q0 है, लेकिन टोटल नहीं होगा। यहाँ पे 1 - e⁻⁻⁻t /RC ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और -t/RC जो है ये t टाइम है, RC जो है टाइम कांस्टेंट है। अगर एक टाइम कांस्टेंट गुजर जाए तो t = RC हो जाएगा, RC/RC से 1 आएगा तो ये -1 नीचे आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो चार्ज जो होगा दैट वुड बी 63% ऑफ Q0 1 RC में। लेकिन अगर 5 RC गुजर जाए तो ये जो है 99% तक चार्ज हो जाता है Q0। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दो इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर एक दफ़ा 1/1 यानी ⁻⁻1 पुट करें, कैलकुलेटर से चेक कर लें, 63% आएगा। यहाँ पर 2 पुट करें इस पूरी जगह पे तो e⁻⁻2 फिर सॉल्व करें, यहाँ से कोई वैल्यू आएगी। जब 5 तक जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है कि आपको पता हो कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना होता है और टोटली चार्ज कब चार्ज होगा। एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो कभी भी पीक पे नहीं पहुंचता, इनफाइनाइट टाइम लेगा टू फुली चार्ज 100% चार्ज, यानी t = जब Q0 हो यानी 100% हो तो 100% चार्ज होने के लिए वो इनफाइनाइट टाइम लेगा, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग वो इस टाइम में हो जाता है 5 RC में। और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो मतलब कम चार्ज उसके पास जा पाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा। और ज़्यादा कैपेसिटेंस है तो उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, तब भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए RC का प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि ज़्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा। तो ये तो चार्जिंग के हवाले से बात हुई है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ये वो चार्ज है जो कि उसके ऊपर बिल्डअप हुआ है चार्जिंग। अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट ग्राफ लेट मी टेल यू वन थिंग इम्पॉर्टेंट, कि जिस वक्त चार्ज जो है वो बिल्डअप हो रहा है उस वक्त वोल्टेज भी अकॉर्डिंगली बिल्डअप हो रहा है। तो अगर आप वोल्टेज का भी ग्राफ देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा। V0 लेट सपोज वो वोल्टेज है जो इधर है, तो ये V0 है। तो V0 तब होगा जब ये फुली चार्ज होगा, और फुली चार्ज होने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए। लेकिन इफ़ेक्टिवली फुली चार्ज होने के लिए ये हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली चार्ज है, इफ़ेक्टिव
इफ़ेक्टिवली फुली चार्ज है और ये एक्चुअली फुली चार्ज नहीं हो सकता, इनफाइनाइट टाइम रहता है। तो वी नॉट और क्यू नॉट एक ही चीज़ है, क्योंकि जब यहाँ पे वी नॉट होगा तो यहाँ और यहाँ का चार्ज एक जितना होगा। लेकिन मसला ये होता है कि जो जो यहाँ पे चार्ज बिल्डअप होता है इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, तो ये पोटेंशियल बिलाखिर इसके करीब करीब आ जाता है, तो मज़ीद चार्ज उस पर डिपॉजिट नहीं हो पाता। वोल्टेज का और चार्ज का तो यही एक जैसा ग्राफ होगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम इस एम मीटर की रीडिंग देखी जाए कि इस एम मीटर पे करंट कैसे होगा, तो फिर मैं इसको भी टाइम के साथ अगर ड्रा कर लूँ, ये टाइम ले लूँ और इसको करंट मान लूँ, बल्कि दोबारा ड्रा कर लूँ ये, तो ये ग्राफ ऐसे होगा कि इनिशियली तो करंट ज़्यादा है, इनिशियल करंट जो है वो ओहम लॉ से मालूम हो सकती है। लाइक मैं यहाँ पे लिख लूँ इनिशियली करंट जो है V डिवाइडेड बाई R से मालूम की जा सकती है सर्किट में, जो कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे ये करंट आपके पास सर्किट में मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको चार्ज करते हैं तो ये करंट की वैल्यू, चूँकि मज़ीद चार्ज नहीं डिपॉजिट हो पाता या आराम से डिपॉजिट हो तो करंट की वैल्यू कम होती जाती है, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, वो एक्सपोनेंशियली कम होगा, एक्सपोनेंशियल डिके उसमें आएगी, तो करंट का ग्राफ नीचे जाएगा। तो करंट के लिए अगर मैं लिखूँगा सो दैट वुड बी इनिशियली आई नॉट था, सो आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, जबकि वोल्टेज के लिए मैं ये लिख सकता हूँ वी नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। ठीक है, ये करंट के लिए है। और अगर मैं डिस्चार्जिंग के लिए बनाऊँ, डिस्चार्जिंग के केस में ये तो था चार्जिंग, ये दोनों ग्राफ, ये चार्ज और वोल्टेज का, ये करंट का। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग के केस में अब करंट वाला ग्राफ ये हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज और चार्ज वाला ग्राफ ये हो जाएगा, क्यू नॉट और वी नॉट वगैरह से हम स्टार्ट ले लेते हैं, और ये इस तरह डिके होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल डिके कर्व है, तो मैं क्यू नॉट लिखूँ तो ई रेज टू द पावर सॉरी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, और बिल्कुल इसी तरह वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी ये होगा। लेकिन एट द सेम टाइम करंट का अगर ग्राफ देखा जाए टाइम के साथ, तो ये अब भी बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर को सर्किट में लगाऊंगा पहले करंट ज़्यादा होगा, लेकिन जो जो उसका चार्ज ख़त्म होगा, क्योंकि चार्ज तो बड़ी तेज़ी से कम होता है, तो उधर अकॉर्डिंगली एम्पियर में मौजूद करंट भी इसी तरीके से कम होगा, एक्सपोनेंशियली डीके होगा। लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ क्या है, अहम चीज़ ये है कि चूँकि एक टाइम कांस्टेंट में 63% तक ये चार्ज होता है, तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% इससे निकलेगा। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे मालूम हो कि Q क्या है, ये एट एनी इंस्टेंट वो चार्ज है जो उसमें मौजूद रहेगा, तो आफ्टर 1 RC उसके ऊपर 36% मौजूद होगा, या 37% कह देते हैं, 36 पॉइंट समथिंग है, लेकिन चलो 37% मान लिया। एक RC में ये नहीं है कि 37% उससे निकलेगा, बल्कि इसके ऊपर 37% बाकी होगा क्यों, और फिर 2 कांस्टेंट 2 टाइम कांस्टेंट 3 टाइम कांस्टेंट, अकॉर्डिंगली 5 टाइम कांस्टेंट में ये इफ़ेक्टिवली मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो याद रहे, अक्सर स्टूडेंट्स में गलती कर लेते हैं, वो समझते हैं कि डिस्चार्जिंग में 37% एक RC में उससे निकल जाता है, हालांकि इतना उसके ऊपर रह जाता है आफ्टर 1 RC, एंड आफ्टर 5 RC उसमें वंस अगेन वो 99% निकल जाता है, और कुछ तकरीबन वो खाली हो जाता है चार्ज से। तो ये तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात हुई। दूसरी अहम बात कैपेसिटर में ये है कि कैपेसिटर जो है जब इसको किसी सर्किट में लगाते हैं ना, तो इसकी अपनी अपोजिशन होती है या इम्पीडेंस
या इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो दैट इज XC एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. तो अगर मैं इसको लिखूं तो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2πf टाइम्स C, या आप 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा CV इसको लिख सकते हैं. तो अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टेंस कम होगी. एक तो ये बात है. दूसरा, अगर वो सर्किट में लगा है और उसमें मौजूद फ्रीक्वेंसी यानी अल्टरनेटिंग करंट है, ये फ्रीक्वेंसी तो जाहिर बात है फॉर DC फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आती, ज़ीरो होती है. तो इसका मतलब है XC जो है 1 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट है. इट मीन्स कि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC को ब्लॉक करता है, जबकि AC को अलाउ करता है. तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कैपेसिटर एक्ट इज ओपन सर्किट. लाइक इफ दिस हैपन्स सो इट इज़ एन ओपन सर्किट. DC के लिए ओपन सर्किट का काम करता है और AC को वो अलाउ करता है, जाने देता है. दूसरी बात ये है कि अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी की बात करूं तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आई होप इन चीज़ों को आप समझें. एक ये बात भी याद रखें, कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर. इसको कंडेंसर भी कहा जाता है. तो अगर कहीं पर MCQs में आ जाए कंडेंसर तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कैपेसिटर ही को कहा जाता है. ठीक है. अब कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस पे जाते हैं. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं. वैसे कैपेसिटर्स कई तरह के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आपकी सेकेंड ईयर की बुक में जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे कि मैंने कहा 2 प्लेट्स होती हैं और उनका कुछ एरिया होता है, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है. इसमें एप्सिलॉन नॉट है, वो अगर उनके दरमियान वैक्यूम हो तो पहले मैं C वैक्यूम लिख लेता हूँ, या एयर में भी यही होगा, एयर या वैक्यूम. पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ रहे थे, तो एयर को ऑलमोस्ट हम वैक्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी रिलेटिव जो परमिटिविटी है 1 के करीब है. सो एप्सिलॉन नॉट. दूसरा ये डिपेंड करती है कैपेसिटेंस एरिया पे. अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन. डिवाइडेड बाई D सेपरेशन है उन 2 प्लेट्स के दरमियान. तो फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेट्स हैं और इनके दरमियान सेपरेशन को मैं D कहता हूँ. ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है. और दूसरा ये है कि इनका एरिया, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज़ A. तो एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर हो पाएगा, सेपरेशन कम होगी तो चार्ज ज़्यादा स्टोर हो पाएगा. ये वैक्यूम में है. अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर लेता हूँ तो वो मीडियम, कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वो पोलराइज हो जाएगी और पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी. और वो नई कैपेसिटेंस जो है दैट वुड बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाई D. ये हो जाएगा. बाकी वही चीज़ें, लेकिन ना सिर्फ एप्सिलॉन R उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा. तो एप्सिलॉन R एक्चुअली C मीडियम को C वैक्यूम पे, यानी कैपेसिटेंस की वैक्यूम की कैपेसिटेंस पे डिवाइड करें. उस यानी ये वो केस है जब उसमें मीडियम हो, ये वो केस है जब प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है. इन दोनों के रेशो से हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिलती है. और ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम किसी मटेरियल की, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम मेजर कर सकते हैं, या जिसको हम
रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस मालूम है, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर आप उसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, फिर कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं और फिर उन दोनों कैपेसिटेंसेस का रेशो ले लेते हैं। यू गेट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल जो कि आपने उसमें डाला है। उसका कोई यूनिट नहीं होगा, फेराड डिवाइड बाय फेराड, इससे कुछ नहीं आता, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये देखा था कि ई ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई ऑफ मीडियम, यानी जब वैक्यूम हो दो प्लेट्स के दरमियान या दो चार्जेस के दरमियान या उसके दरमियान कुछ डाइलेक्ट्रिक हो, तो तब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो जो है वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पर वैक्यूम ऊपर है, यहाँ पर मीडियम ऊपर है, इसलिए कि कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर वेयरएज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू एप्सिलॉन आर। सिमिलरली फोर्सेस का अगर आप रेशो ले, so that would be what, that would also give you एप्सिलॉन आर। जिस तरह फील्ड के साथ रिलेटेड है उस तरह फोर्स के साथ रिलेटेड है। आप कूलम लॉ को रिविजिट करें, वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये तो कुछ ये बातें हुई। अब क्वेश्चन इस पे किस तरह से बन सकते हैं? क्वेश्चन इस पे अमूमन ऐसे होते हैं कि जी वो आपको कैपेसिटेंस के अंदर चेंज पूछी गई होती है। वो कह देते हैं कि जी इफ़ एरिया of a plate is doubled and separation between the plates is halved, the new capacitance is dash of original कैपेसिटेंस। पहले जो कैपेसिटेंस थी, नई कैपेसिटेंस उसका कितना फ्रैक्शन होगा या कितने गुना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ये देखते हैं। अब चूंकि फार्मूला सामने है, वो कहते हैं कि जी हमने दो चीज़ें चेंज की है, एरिया भी चेंज किया है, सेपरेशन भी चेंज किया है। सी डैश हम दोबारा लिख लेते हैं, ए डैश बाई डी डैश। अब ए डैश नया एरिया इज़ डबल द ओरिजिनल, सो मैं क्या लिखूँगा, 2 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई सेपरेशन को हाफ किया गया है, तो मैं यहाँ पे d बाई 2 लिखूँगा d डैश की जगह। अब डिनोमिनेटर का 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, दैट इज सी डैश। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो दिस इज़ 4 एंड ये जो है ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, सो वी ये हो जाएगा 4 टाइम द ओरिजिनल। तो मैं ये लिख सकता हूँ इज़ FOU 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल का 4 गुना हो जाता है। कब? जब एरिया डबल किया जाए, सेपरेशन हाफ किया जाए। कभी वो कहते हैं कि जी एरिया और सेपरेशन दोनों डबल किए गए, तो एरिया भी डबल हो, सेपरेशन भी डबल हो, तो 2 कैंसिल हो जाते हैं, इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता। कभी वो कहते हैं कि जी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट किया और सेपरेशन भी चेंज की, तब क्या होगा? तो फिर अकॉर्डिंगली अगर वो कह देते हैं कि जी एप्सिलॉन आर किसी मीडियम की 2 है और आपने वो मटेरियल भी इंसर्ट किया और जो नई सेपरेशन है वो आपने क्या किया, उसको वो पहले की निस्बत हाफ है, और साथ में कह देते हैं कि जी एरिया जो है दैट इज़ आल्सो हाफ ऑफ ओरिजिनल, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी सूरत में वंस अगेन आपने ये लिखना है, सी डैश इज़ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डैश डिवाइडेड बाई डी डैश। तो ओरिजिनली वो सी था लाइक दिस ना, उसमें कोई एप्सिलॉन मीडियम था, तो एप्सिलॉन आर नहीं होगा, ए था और डी था, ये आपको पता है। अब ये उसमें चेंज आई है, तो एरिया क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, एप्सिलॉन आर की जगह 2, एरिया की जगह a बाई 2,
और नीचे d/2। तो क्या हो जाएगा, ये रीअरेंज हो जाएंगे, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, एंड यू कैन सी दैट इट इज़ 2c। इसके इक्वल हो गया, तो c डैश जो है 2c हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें हों। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक मांग लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले कैपेसिटेंस जो थी वो 15 माइक्रोफेराड थी सी और वैक्यूम में, और जब उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया सो वो हो जाए जी, फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि 22.5 माइक्रोफेराड हो गया। अब बताएं कि नई फील्ड क्या है, इस तरह। तो आप इनको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन r इज़ द रेशो ऑफ c मीडियम टू c वैक्यूम। तो ये 22.5 ऊपर होगा और 15 नीचे होगा। अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करें जो भी वैल्यू आती है। आसानी के लिए मैं इसको 30 लिख लेता हूँ, तो ये 30 हो जाएगा, तो इससे 2 आएगा, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, इससे 2 आएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम कई हवालों से है, बिकॉज़ आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी इन अ कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो उसमें मसला ये होता है कि अक्सर इंफॉर्मेशन कैपेसिटर के मुताबिक दी गई होती है और क्वेश्चन एनर्जी का पूछा होता है। तो पहले ये चीज़ें समझेंगे, आगे जाकर हम इसको एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे अभी जहन में आई है, कभी कभी वो इस तरह कह देते हैं कि डायरेक्ट एरिया में चेंज नहीं बताते, बल्कि कह देते हैं कि जी रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, उसकी लेंथ डबल की गई है और उसकी विड्थ जो है वो हाफ कर दी गई है। तो अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो लेंथ डबल करें, विड्थ हाफ करें। तो आप जानते हैं कि एरिया लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट है, तो एक को डबल करें दूसरे को हाफ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कह दें कि सिर्फ लेंथ डबल की गई, फिर आप एरिया डबल करेंगे, विड्थ तो चेंज नहीं हुई। बहरहाल अगर वो कहें कि विड्थ डबल की, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह भी आप थोड़ा अपना माइंड खुला रखें। या अगर वो कह दे कि वो प्लेट सर्कुलर है, तो फिर एरिया πr² भी हो सकता है। वो कह देंगे जी रेडियस डबल कर दिया, कैपेसिटेंस को क्या हो जाएगा। तो अगर तो एरिया सर्कुलर है, रेडियस डबल करने से एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा, एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेंटली रेडी रहें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दलो अल्लाह पामान।